Yes, good morning everyone. Welcome back again in a new video. And in the last class, we had started a new chapter, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. And in the last class, we had also discussed how the sacrificing and gaining ratio is calculated. Okay, so in the same manner, we are here again with a new topic, that is accounting treatment of goodwill. That how the treatment of goodwill is taken place while partners decides to change their profit sharing ratio. First of all, I want to tell you, as I have shared the notes with you, all the accounting notes I have shared with you. So just go through these notes once, and you are able to do all the questions and understand all the theoretical part very smoothly. So again I am telling you that read these notes very carefully. इन नोट्स को आप रेगुलरली पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं. इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. सारी आपकी थियोरी कंप्लीट हो जाएगी और जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे. ओके, सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन ऑफ गुडविल क्या होती है पहले हम ये देखेंगे. दैट व्हाट यू मीन बाय गुडविल. गुडविल होती क्या है बेटा? जैसे कि आपने 11th क्लास में भी देखा था दैट गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स एंड गुडविल इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स अ बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट कंपेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट. तो गुडविल एक बिज़नेस को हेल्प करती है कि कैसे वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा. गुडविल के एग्जांपल्स आपने पढ़े हुए हैं, बेसिक थोड़ा हम फिर देख लेते हैं. लाइक बिजनेस जितना पुराना होगा उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी, बिकॉज उसके जो कस्टमर्स हैं उतने ज़्यादा उससे जुड़े हुए होंगे. सो गुडविल ऑलवेज हेल्प अ बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट कंपेयर टू इट्स नॉर्मल प्रॉफिट. तो यहाँ पर हमें गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी बेटा? देखिए, whenever there will be any changes in the partnership deed between the partners, it is compulsory to make adjustment of goodwill. गुडविल का हमें एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो गुडविल है वो सभी पार्टनर्स ने मिलके बनाई है. तो पार्टनरशिप में कोई भी चेंजेस होगा तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ही होगा. ओके, सो गुडविल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी दैट व्हाट इज़ गुडविल. सो गुडविल इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ विच फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट कंपेयर टू इट्स नॉर्मल प्रॉफिट. आप नोट्स में देख सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है. जो नोट्स में लैंग्वेज लिखी हुई है बेटा, इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगी. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये जो हमारा टाइम है बेटा, इस टाइम पे हम दोनों का ही, मतलब आपका और टीचर का, दोनों का ही जो एफर्ट होगा वो ही आपको सक्सेस दिला पाएगा बेटा. यदि आप प्रॉपर ढंग से खुद से अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो टीचर अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा. ओके, सो थ्योरी नोट्स बेटा आप खुद से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए. जो भी डाउट्स है मैंने आपको बोल रखा है. पहली बात तो आपको दिक्कत होगी नहीं, फिर भी यदि कोई थोड़ी बहुत डाउट्स होती है यू कैन आस्क मी. आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कि सर वो टॉपिक मुझे थोड़ा कम समझ में आया, दैट्स नो मैटर. तो बेटा गुडविल क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया. देन आफ्टर फीचर्स आपको पता है दैट गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स. गुडविल की हेल्प से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं. ठीक है, गुडविल हमारी रेपुटेशन शो करती है एंड गुडविल इज़ द वैल्यूएबल असेट्स. ये आपको सबको पता है. ठीक है, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरी सिंपल हैं, ये आप देख लीजिएगा. अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा टाइप्स ऑफ गुडविल. टाइप्स ऑफ गुडविल में द फर्स्ट वन इज़ परचेज्ड गुडविल. परचेज्ड गुडविल क्या होती है बेटा? जैसा कि नाम से क्लियर है, परचेज्ड गुडविल means that we have paid some amount for the purchasing of goodwill. Suppose that we are purchasing an old business, then old business जब भी हम परचेज़ करेंगे तो हमें उस ओल्ड बिजनेस की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा था मार्केट में और कस्टमर्स उसके साथ जुड़े हुए थे. तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप किसी का बिज़नेस परचेज़ करेंगे एट दैट टाइम यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट कंपेयर टू इट्स एग्जैक्ट अमाउंट. इसका जो एक्चुअल वैल्यू है
इससे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। और परचेज्ड गुडविल के लिए आपने क्या दिया है, पैसा दिया है, तो ये अपने लिए क्या हो गई, एक एसेट हो गई, और उस एसेट को अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे बेटा। मतलब पहली जो असेट्स है परचेज्ड गुडविल, उसमें आप पैसा पे करते हैं, दैट्स वाई दिस गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। ठीक है, सो परचेज गुडविल का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा। द फॉर्मूला इज़ परचेज कंसिडरेशन मीन्स दैट आपने कितना अमाउंट पे किया माइनस नेट एसेट्स, उस बिज़नेस की एक्चुअल वैल्यू क्या थी। मान लीजिए आपने बिज़नेस खरीदा 10 लाख रुपीज़ में, बट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी दैट वाज रुपीज़ 8 लाख ओनली, तो आपने कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, 2 लाख रुपीज़। दैट 2 लाख इज़ अ गुडविल, मतलब उसकी जो नेम है, फेम है, वो बिज़नेस पुराना है, कस्टमर्स उससे जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई यू हैव पेड एक्स्ट्रा मनी 2 लाख रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ओके, और इसे हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, बिकॉज गुडविल के लिए आपने क्या पे किया है, अमाउंट पे किया है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फर्स्ट गुडविल हमने पढ़ी बेटा परचेज गुडविल, सेकंड गुडविल हम पढ़ेंगे अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सो व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है विच इज़ क्रिएटेड बाय कंटिन्यूस रनिंग ऑफ द बिजनेस। यदि आप कंटिन्यूसली बिजनेस चला रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपने मान लीजिए 10 साल बिजनेस चलाते हुए हो गए, तो आपने 10 साल तक उस बिज़नेस का क्या बनाया, नाम बनाया है, तो वो जो गुडविल है उसके बदले अभी पैसा मिला नहीं है आपको, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। वो गुडविल आपने बनाई है, किसी से आपने खरीदी नहीं है, कि आपने 10 साल से बिज़नेस 10 साल पहले आपने बिज़नेस शुरू किया था, तो 10 साल से आपका बिज़नेस कंटिन्यू चल रहा है, तो वो जो गुडविल है वो आपने खुद ने जनरेट की है, तो वो गुडविल कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बनती है, ठीक है, और उस गुडविल की जो वैल्यू होती है बेटा वो हम तभी पता कर सकते हैं यदि हम बिज़नेस को सेल करेंगे। यदि हम बिज़नेस सेल नहीं करते हैं तो हमें गुडविल की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होगी। ओके, सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि जो थियोरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया, जो मेन था, इंपॉर्टेंट था, और बाकी आप थियोरेटिकल पार्ट इसमें पढ़ेंगे तो ईजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में आप देख रहे होंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? आपको यहाँ दिख रहे होंगे बेटा, गुडविल वैल्यूएशन करने के 3 मेथड होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज़ द सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन इज़ द कैपिटलाइजेशन मेथड। दीज 3 मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, समझिए। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड सेज दैट लास्ट कुछ ईयर से हमने जो भी प्रॉफिट्स कमाए हैं उन सब का हम एवरेज कर लेंगे, ताकि हमें आज की डेट में ये मालूम चल सके कि हमारा बिजनेस ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट मीन्स प्रीवियस कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि बिज़नेस ऑन एवरेज बेसिस पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है बेटा, उसको भी कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड वन इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया दैट एवरेज प्रॉफिट इज़ द एवरेज ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट। पिछले कुछ सालों के जो प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे उनका आप एवरेज कर लेंगे, देन यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। व्हाट इज़ दिस? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि जो बिज़नेस, जिस बिज़नेस की हम गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस बिज़नेस में हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, लेकिन जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, मतलब कितने साल के बेसिस पे गुडविल की वैल्यू ली जाएगी, ये डिपेंड करता है पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग पे, जो पार्टनरशिप डीड वो बनाते हैं उस बेसिस पे कि कितने साल के बेसिस पे वो गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए सोचना नहीं है, बिकॉज ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा।
आपको जो दिमाग लगाना है दैट विल बी इन द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट का मेथड होता है टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स। जितने भी आपको प्रॉफिट्स गिवन हैं, जितने भी ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स और लॉस गिवन है, आप उन सबको ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और लॉसेस को लेस कर देंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट लॉस आपने ऐड किए ऊपर, उनका जितने भी वो ईयर्स हैं उनका नंबर ऑफ ईयर्स लिख देंगे, लाइक 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो जितने भी साल के प्रॉफिट्स गिवन हैं, मान लीजिए 4 साल के प्रॉफिट्स और लॉसेस गिवन हैं, तो आप उन चारों सालों के प्रॉफिट्स लॉस को ऐड लेस कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, इसमें आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि यदि हम जब प्रॉफिट्स को ऐड कर रहे हैं एट दैट टाइम, यदि हमारे पास कोई एबनॉर्मल लॉसेस है, एबनॉर्मल लॉस, तो उस एबनॉर्मल लॉस को हम उस प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्योंकि बेटा हम जो गुडविल निकाल रहे हैं वो केवल जो हमारा बिजनेस है, रेगुलर एक्टिविटी जो है, उसी के प्रॉफिट लॉस इंक्लूड करते हैं। जो बिजनेस से अदर एक्टिविटीज़ हैं, एबनॉर्मल लॉसेस जैसे लॉस बाय फायर है, कॉम्पनसेशन पेड है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, ये हमारी एबनॉर्मल लॉस हैं। ठीक है, ये एक रेगुलर एक्टिविटी में नहीं होते हैं। तो ये आइटम्स पहले जो प्रॉफिट्स हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में, उनमें बेटा वो लेस किए हुए होंगे, तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा? उनको ऐड करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस को ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि पहले जो हमें प्रॉफिट्स गिवन होंगे वो ईयर के एंड के प्रॉफिट्स होंगे, और उन ईयर के प्रॉफिट्स में आपको एबनॉर्मल लॉसेस और प्रॉफिट्स ऐड लेस किए हुए होंगे। तो आपको अब सोचना है कि एबनॉर्मल लॉस हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस था जब हमने प्रॉफिट निकाला था तो उसको लेस कर दिया था। तो अब हम जब गुडविल निकालेंगे तो गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो एबनॉर्मल आइटम्स हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल लॉस पहले हमने लेस किया था, इसलिए अब क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। देन आफ्टर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो हमने इरेगुलर एक्टिविटीज़ से अर्न किए होते हैं, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। असेट्स हम रोज़ तो नहीं सेल करते हैं, तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी योर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, आप अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ जाएंगे कौन से एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, कौन से एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। देन आफ्टर एनी न्यू नॉर्मल लॉस, यदि क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम्स के अलावा कोई ऐसा कोई नॉर्मल लॉस गिवन हो जो रेगुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, तो बेटा वो सारे ईयर्स में लेस किया जाएगा। तो जो मैंने आपको थ्योरी समझाई बेटा, उसको आप प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब ध्यान से देखना, अभी मैं आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल विद एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो ऑन यस्टरडे वी हैड completed our first and second illustration. Now today we are starting with illustration number 3rd. Just see illustration number 3rd. Okay beta, so what is the question? Just see. Okay, so let's start with illustration number 3rd. So what is illustration number 3? बेटा आपको यदि कुछ व्यू में प्रॉब्लम आए तो आपके पास सबके पास बुक्स हैं या फिर मैंने PDF नोट्स आपको सेंड किए हुए हैं, आप उनमें से देख लीजिएगा। नाउ जस्ट सी illustration number 3. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the average profit of last 5 years. तो बेटा हमें जो गुडविल निकालनी है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो एवरेज प्रॉफिट आपको कितने सालों का लेना है? 5 years का। इट मीन्स कि आपको जो प्रॉफिट्स होंगे वो 5 years के लिए गिवन होंगे। सो नाउ द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वर 13-14 रुपीज़ 4 lakh, 14-15 रुपीज़ 5 lakh, 15-16 रुपीज़ 60,000 का लॉस, 16-17 1,50,000 प्रॉफिट एंड 17-18 2,50,000 प्रॉफिट। तो आपको बेटा 5 years के प्रॉफिट्स गिवन हैं। ठीक है, आपको बोला है गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी है 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years।
तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये देख लीजिए नीचे फॉर्मूला आपका, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का बेटा, 5 ईयर्स का, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने ईयर्स दिए हुए थे आपको, 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपको एज इट इज़ लिखना है बेटा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन प्रॉफिट को ऐड करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या कोई एबनॉर्मल लॉसेस और प्रॉफिट्स तो गिवन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई एबनॉर्मल लॉसेस होंगे तो उनको ऐड करेंगे हम, और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे तो उनको लेस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को हमने पहले जब फाइनल प्रॉफिट निकाला था तो उसमें से लेस किया था, तो अब हमें वापस से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम बिज़नेस का जो गुडविल निकाल रहे हैं वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से ही निकाल रहे हैं। तो जो भी एबनॉर्मल आइटम्स होंगे उन्हें हम हटा देंगे। ओके, सो 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। अब चेक कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स क्या हैं बेटा। ऑन 1 Jan 2016 अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 लाख। मतलब बिजनेस में आग लग गई थी 1 Jan 2016 में। तो बेटा 1 Jan 2016 कौन से ईयर में इफेक्ट डालेगा, सोचिए। इट विल बी इन द ईयर 2015 एंड 16। 15-16 में इफेक्ट डालेगा। 1 Jan 16, 15 और 16 का जो हमारा प्रॉफिट लॉस है उसमें इफेक्ट डालेगा बेटा। तो हमें कितने का लॉस हो गया था, 3 लाख रुपीज़ का। अ क्लेम ऑफ 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। और जो हमें 3 लाख का लॉस हुआ, हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिल गया था, 70,000। तो आप यदि फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखें तो हमें नेट एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, क्योंकि लॉस बाय फायर एक एबनॉर्मल लॉस है, ये बेटा एक रेगुलर होने वाली एक्टिविटी नहीं है। तो पहले जब हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ था तो हमने उसे इस साल के प्रॉफिट में से क्या कर दिया था, लेस कर दिया था। तो वापस से क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना पड़ेगा। तो पहले देख लीजिए कितना हमें नेट लॉस हुआ, 3 लाख का लॉस हुआ था हमें, 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया था हमें। इट मीन्स नेट लॉस हुआ बेटा 2,30,000 का। 3 लाख का लॉस हुआ, 70,000 हमें मिल गया। इट मीन्स 2,30,000 का हमें एक्चुअली लॉस हुआ। तो देखिए 2015-16 का जो प्रॉफिट लिया गया है, हमारे पास पहले से लॉस था 60,000 का। फिर अब यदि हमारा पहले एबनॉर्मल लॉस हमने क्या किया था बेटा, लेस किया था, क्योंकि लॉसेस हमेशा लेस करते हैं। तो जब भी हमने प्रॉफिट निकाला होगा तो एबनॉर्मल लॉस पहले लेस किया था हमने, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को गुडविल ट्रीटमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए वापस से क्या कर दो, उसको ऐड कर दो। तो एबनॉर्मल लॉस हमने ऐड कर दिया 2,30,000। तो देखिए बेटा 2,30,000 पॉजिटिव है और 60,000 नेगेटिव है। तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा, हमारे पास अमाउंट बचा बेटा 1,70,000 रुपीज़। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 17 द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। मतलब हमें पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट से हमें कोई रिफंड ऑफ टैक्स मिल जाएगा। तो ये भी हमारे लिए बेटा एक एबनॉर्मल गेन है, जिसके बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं था और ना ही ये कोई रेगुलर मिलने वाली आइटम है। तो यदि हमने पहले कोई एक्स्ट्रा टैक्स जमा करवा दिया था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, वो हमें अनएक्सपेक्टेडली मिल गया, तो वो हमारे लिए बेटा एक एबनॉर्मल गेन होता है। तो देखिए कौन से ईयर में मिला, वो 31 March 17 में। तो उसका इफ़ेक्ट आप देखेंगे कौन से ईयर में करेंगे बेटा, उसका इफ़ेक्ट आप करेंगे 2017 और 18 में, क्योंकि आपको मिला कब, 31 March 2017 के एंड में। तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा बेटा 2017 और 18 में। तो देखिए हमारे पास 2017-18 का जो प्रॉफिट था दैट वाज 2,50,000 और 80,000 अपने लिए एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन है तो हम क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। अब नॉर्मल लॉस को हमने ऐड किया था तो एबनॉर्मल गेन को लेस कर देंगे। क्यों लेस किया, क्योंकि ये गेन हमारा पिछले साल का जो प्रॉफिट था उसमें क्या हो चुका था, ऐड हो चुका था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे वापस से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल के कैलकुलेशन में एबनॉर्मल आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उन्हें वापस से हटा देंगे हम। ओके, और बाकी जो ईयर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं है बेटा। देखिए 13-14 का सेम 4 लाख रुपीज़ है, 14-15 का सेम 5 लाख रुपीज़ है, 15-16 का हमने चेंज कर दिया 170 आ गया था, 16-17 का एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है,
17-18 में चेंज होकर आ गया बेटा 1,70,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 13,90,000। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बेटा, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स, तो ऐड कर लिया हमने 13,90,000 डिवाइड बाय ऑल द गिवन ईयर्स। तो कितने गिवन ईयर्स का बोला है हमें, 5 ईयर्स, डिवाइड बाई 5। तो बताइए हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 2,78,000। तो 2,78,000 इज़ योर एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू 3। तो हमारा बेटा गुडविल आ गया 8,34,000। ठीक है, तो बेटा बहुत ही सिंपल है, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको केवल फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा, नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स में फार्मूला गिवन है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला हमने देखा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन होता है, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स आपको गिवन होते हैं, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया, तो हमने इस तरह से गुडविल निकाल ली। तो केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमें, केवल एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके बेटा, तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी बेटा कुछ इसी तरीके से है, यदि आप देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा। तो अब यदि आपने ये एडजस्टमेंट समझ लिए तो आप इलस्ट्रेशन 4, 5th और 6th खुद से कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, बेसिक्स हैं आपकी 11th वाली चीज़ें हैं, इजीली आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन 3 मैंने करवा दिया, 4th, 5th और 6th पहले आप समझेंगे, इलस्ट्रेशंस ईजिली समझ में आ जाएंगे, इसी पे बेस्ड हैं, इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, और जो एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, यही एडजस्टमेंट उनमें आए हैं बेटा। तो पहले आप इलस्ट्रेशन 3rd, 4th, 5th और 6th समझेंगे, देन आफ्टर यू विल स्टार्ट योर होमवर्क, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके बेटा, so it's all about today. Thank you very much. Stay safe, stay home.